70 के दशक में इंग्लैंड एक अजीब सी मायूसी से भरा हुआ था। पूरा ग्रेट ब्रिटेन जैसे बिखरने की कगार पर था। सड़कों पर कूड़े के ढेर थे और लोग हड़तालें कर रहे थे। अंधेरी गलियों में खोई हुई रूहें और बेरोजगारी जिसने अच्छे भविष्य की हर उम्मीद को चूस लिया था। इस तबाही भरे माहौल में यह अफरा तफरी सिर्फ दूर से सुनाई देने वाली आवाज नहीं थी, बल्कि ये बिखरते हुए देश की एक जोरदार चीख थी। जो लोग समाज के किनारे पैदा हुए थे, उनके लिए भविष्य किसी टूटे हुए आईने जैसा था, बिखरा हुआ और अधूरा। इसी उथल पुथल के बीच दिसंबर 1976 की एक रात ब्रिटिश टेलीविजन एक ऐतिहासिक पल की तैयारी कर रहा था। ये कुछ लोगों के लिए एक ऐसा गलत कदम था जिसे सुधारा नहीं जा सकता। टुडे नाम का एक शो, जिसे एंकर बिल ग्रैंडी होस्ट करते थे। ये आमतौर पर एक सीधा साधा बोरिंग प्रोग्राम था, लेकिन उस रात इसमें कुछ खास होने वाला था, और वो था फेमस बैंड क्वीन का इंटरव्यू। मगर किस्मत या शायद बदकिस्मती ने कुछ और ही सोच रखा था। आखिरी वक्त में जब क्वीन ने अपना इंटरव्यू कैंसिल कर दिया, तो घबराए हुए प्रोड्यूसर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसकी वजह से मजबूरन उन्होंने एक ऐसे बैंड को बुलाया जो हाल ही में उभर रहा था। एक ऐसा ग्रुप जो अपनी बागी अंदाज से लोकल लोगों के बीच पहले ही शोर मचा चुका था, जिनका आना किसी तूफान के आने जैसा था। एक और पंक बैंड और कुछ साथियों के साथ जब वो स्टूडियो पहुंचे, तब तक पर्दे के पीछे अफरा तफरी मची हुई थी, और कैमरों के चालू होने से पहले ही माहौल पूरी तरह बेकाबू था। शो शुरू होने से पहले प्रोड्यूसर्स ने इन नौजवानों को शराब ऑफर की, जो आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। जैसे ही ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, ऐसा लगा मानो लाइव टेलीविजन पर नर्क के दरवाजे खोल दिए गए हो। यह सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि उस समय के गुस्से और नाराज युवाओं के बेचैनी को दिखा रहा था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में टीवी स्क्रीन पर गालियों और भड़काऊ बातों की बौछार होने लगी। ब्रिटिश टेलीविजन के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था। कुछ घंटों बाद अखबारों में बस यही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये पंक है कौन? जवाब साफ था, सेक्स पिस्टल्स। वो रात उनके लिए एक अहम मोड़ थी। ये कांड उन्हें शोहरत की ऊंचाइयों तक ले गया, लेकिन इसी ने उनके पतन की भी नींव रखी, और इसे और बढ़ावा और तेज करने वाला शख्स अभी आने ही वाला था। एक ऐसा इंसान जिसने इस बैंड की पहले से ही उथल पुथल भरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका गुमशुदा हड्डियां के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम सेक्स पिस्टल्स की पूरी कहानी जानेंगे, और खासकर उनके सबसे चर्चित और कुख्यात मेंबर सिड विशियस की जिंदगी और मौत के बारे में जानेंगे। साथ ही उस हत्या के मामले के बारे में भी जिसमें उनका नाम आया था। सेक्स पिस्टल की शुरुआत तब हुई जब वो सुर्खियों में आने से कुछ साल पहले 1972 में लंदन की हलचल भरी गलियों में बने, जब टीनेजर स्टीव जॉन्स सिंगर, पॉल कुक ड्रमर और वॉली नाइटिंगेल गिटारिस्ट ने एक बैंड बनाया, जिसे शुरुआत में द स्टैंड कहा जाता था। बाद में इसका नाम स्वैंकर्स हो गया। उस समय पंक म्यूजिक नया था, और ये युवा अपनी दुनिया बनाने के लिए सही जगह तलाश रहे थे। जल्द ही ये सब लंदन के चेल्सी इलाके में रॉक स्टाइल कपड़े बेचने वाली दुकानों में मिलने लगे। इन जगहों में सबसे फेमस थी टू यंग टू डाई नामक दुकान, जो मैल्कम मैक्लारन की दुकान थी। आगे चलकर यही दुकान और इसके लोग लंदन के पंक रॉक मूवमेंट के सेंटर बन गए। इस बदलाव में मैल्कम की असिस्टेंट जॉर्डन का बड़ा हाथ था, जिसने कपड़ों में एक बोल्ड और बागी स्टाइल लाया। कुछ लोगों का कहना था कि 70 के दशक के शुरुआती पंक लुक को मॉडिफाई करने का क्रेडिट पूरी तरह जॉर्डन को जाता है। 1974 के आसपास पॉल कुक ने मैल्कम को बैंड का मैनेजर बनने की सलाह दी। उस वक्त मैल्कम म्यूजिक इंडस्ट्री में दिलचस्पी लेने लगे थे, इसीलिए उन्होंने ऑफर मान लिया। कुछ समय बाद उनकी दुकान में काम करने वाला एक जवान लड़का ग्लेन मैटलॉक बैंड का बेसिस्ट बनने की इच्छा के साथ आया। इस बीच दुकान का नाम बदलकर सेक्स कर दिया गया, और उसकी फैशन थीम 50 के दशक के रेट्रो स्टाइल पर केंद्रित हो गई। सेक्स पिस्टल्स के अलावा मैल्कम एक और बैंड को प्रमोट कर रहे थे, न्यूयॉर्क डॉल्स, जो न्यूयॉर्क से था। इस अमेरिकी बैंड के साथ उनके अनुभव ने उन्हें और भी गहराई से म्यूजिक इंडस्ट्री में खींच लिया। यहाँ तक कि मई 1975 में जब वो अमेरिका से लौटे, तो द स्टैंड में उन्हें कुछ खास दिलचस्पी हो गई, क्योंकि अब ये बैंड छोटे मोटे शो करने लगा था। मैनेजर बनने के बाद मैल्कम ने सबसे पहले गिटारिस्ट
वॉली नाइटिंगेल को बैंड से निकाल दिया। इसके बाद अब तक बैंड के गायक स्टीव जोन्स ने गिटार संभाल लिया और एक नए गायक की खोज शुरू हुई। अब बैंड और उसके सहयोगी लंदन के पंक समुदाय में और सड़कों पर ऐसे युवाओं की तलाश करने लगे जो न सिर्फ अच्छा गा सके बल्कि पूरे पंक मूवमेंट की भावना को भी अपना सके। लेकिन ज्यादातर लोगों ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके अलावा उस समय ज्यादातर नौजवानों के बाल लंबे होते थे जो अभी उभरते हुए पंक स्टाइल के छोटे बालों वाले लुक से मेल नहीं खाते थे। सब कुछ बदल गया अगस्त 1975 में, जब एक 19 साल का लड़का एक टी शर्ट पहने दिखा जिस पर लिखा था आई हेट पिंक फ्लॉयड। उसका नाम था जॉन लाइडन, एक लड़का जो नज़र से ही परेशान हाल लगता था, दांत बदहाल हालत में थे। लेकिन जब उसे बैंड में शामिल होने का ऑफर मिला तो उसने हाँ कर दी। पहली ही प्रैक्टिस में वो हरे रंग के बाल और एलिस कूपर का गाना आई एम 18 गाने आ गया। बैंड के बाकी सदस्यों को ये बहुत पसंद आया और जॉन लाइडन को ऑफिशियली बैंड का सिंगर बना दिया गया। दूसरी ओर निक केंट, जो कभी कभी दूसरे गिटारिस्ट के तौर पर उनके साथ बजाते थे, धीरे धीरे बैंड से दूर हो गए। अब एक नए गिटारिस्ट की तलाश शुरू हुई। इसके लिए बैंड ने एक सीधा मगर चौंकाने वाला अनाउंसमेंट किया, हमें एक ऐसा युवा गिटारिस्ट चाहिए जो 20 साल से बड़ा ना हो और जॉनी थंडर से कमजोर ना हो। इसके बाद स्टीव न्यू को स्टीव जोन्स के साथ दूसरे गिटारिस्ट के रूप में बैंड में जगह मिली। लेकिन यह साथ एक महीने से ज़्यादा नहीं चला। इसी समय बैंड के लिए एक नया नाम सोचा जाने लगा। कई नामों पर चर्चा हुई लेकिन आखिरकार सेक्स पिस्टल्स का नाम चुना गया। यह नाम उनके लिए सिर्फ एक पहचान नहीं थी, यह बगावत और युवा मानसिकता की सोच को दर्शाता था। बैंड का पहला आधिकारिक शो नवंबर 1975 में सेंट मार्टिन आर्ट स्कूल में तय हुआ। इस परफॉर्मेंस के बाद सेक्स पिस्टल्स को लंदन के अलग अलग कॉलेजों से शो के ऑफर मिलने लगे, जिसके बाद बैंड का लुक उनके फैंस के बीच एक नया ट्रेंड बन गया। इसी का असर था कि 1976 तक बैंड ने अपना रिबेल विचारों पर आधारित एक पूरी एस्थेटिक तैयार कर ली। अगर उनकी स्टाइल को एक शब्द में कहा जाता तो एंटी फैशन। काले लेदर जैकेट्स उनके पहनावे का सबसे अहम हिस्सा बन गई, जिन पर पिन, चेन, हाथ से की गई पेंटिंग और टैटू स्टाइल डिजाइन बनाए जाते थे। उसी समय मेल्कम मैक्लारन की दुकान में हाथ से स्टेंसिल किए गए और भड़काऊ संदेशों से भरे हुए टी शर्ट्स की बिक्री बढ़ गई। पंक फैशन अब पहचाना जाने लगा, फटी हुई पैंट, भारी बूट्स और गर्दन पर चेन्स। सेक्स पिस्टल्स ने न सिर्फ म्यूजिक बल्कि हुल्लड़बाजी और बगावत का भी प्रतीक बन गए थे। इसका और भी बड़ा असर तब दिखा जब फरवरी 1976 में एक शो के बाद उन्हें पहली बार प्रोफेशनल रिव्यू मिला। हालांकि आलोचना में कहा गया कि सेक्स पिस्टल्स का म्यूजिक घटिया था, लेकिन असली शो तो उनके द्वारा फैलाए गए हुल्लड़बाजी वाले माहौल में था। आने वाले महीनों में सेक्स पिस्टल्स ने लंदन के कई बड़े मंचों पर परफॉर्म किया, जिनमें 100 क्लब जैसे फेमस आइकॉनिक पब भी शामिल थे। अब तक उनके शो और उनके फैंस के लिए पंक रॉक सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुका था। लेकिन संगीत के साथ साथ सेक्स पिस्टल्स का दूसरा पहलू भी तेजी से उभरने लगा, लड़ाइयाँ और हिंसा, जो जल्द ही हर शो का हिस्सा बन गई। इसी समय रामोनेस भी पंक रॉक के बड़े नाम के रूप में उभर रहे थे, लेकिन सेक्स पिस्टल्स ने रामोनेस को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उनका सबसे बड़ा तर्क था कि वो बाल बढ़ाने वाले लंबे बालों वाले बैंड थे और ये ब्रिटिश पंक स्टाइल के खिलाफ था। अप्रैल में उन्होंने इंग्लैंड के उत्तरी हिस्सों में कई छोटे बड़े शो किए और कुछ डेमो रिकॉर्डिंग्स की शुरुआत भी की। इसके बाद मई में मैनचेस्टर में एक शो हुआ जिसने वहां पंक रॉक आंदोलन की शुरुआत कर दी। जुलाई में द क्लैश और द डिमांड ने सेक्स पिस्टल के लिए पहली बार ओपनिंग बैंड के तौर पर परफॉर्म किया और इसी के साथ लंदन की पंक रॉक बिरादरी और मजबूत हो गई। इस घटना के बाद लंदन के पंक बैंड्स के बीच दोस्ती और मजबूत होने लगी, यहाँ तक कि सेक्स पिस्टल ने भी अपनी एक फुर्सत की रात में डिंगवॉल्स पब में रामोनेस का एक शो देखा। आने वाले महीनों में सेक्स पिस्टल्स ने कई नए गाने निकाले जिनकी लिरिक्स उग्र और विद्रोही तेवरों से भरी हुई थी। सितंबर 1976 में उन्होंने पूरे ग्रेट ब्रिटेन में टूर शुरू किया। उसके अगले ही महीने उनका EMI म्यूजिक लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिससे स्टूडियो रिकॉर्डिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में
क्रिस थॉमस भी शामिल हुए, जो पिंक फ्लॉयड के एल्बम द डार्क साइड ऑफ द मून के मिक्सिंग और प्रोडक्शन के लिए फेमस थे। इसी समय सेक्स पिस्टल के पहले कुछ सिंगल्स भी लॉन्च हुए, जिनकी खासियत थी साधारण काली और बिना किसी टेक्स्ट वाली कवर डिजाइन। लेकिन बैंड पर मीडिया का ध्यान जितना बढ़ता गया, उतनी ही उनकी दिक्कतें भी बढ़ती गई। पंक मूवमेंट और बैंड के बढ़ते प्रभाव से सरकार और आयोजकों में डर बैठने लगा और नतीजा ये हुआ कि कई शो कैंसिल कर दिए गए। फिर भी नए कॉन्सर्ट प्लान किए गए और जनवरी 1977 तक नीदरलैंड में 3 परफॉर्मेंस तय हो चुकी थी। लेकिन मुसीबतें अब तेजी से बढ़ने लगी। 4 जनवरी की सुबह सेक्स पिस्टल्स के सभी मेंबर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बुरी तरह हैंगओवर में पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट के लिए जाते वक्त बैंड के सदस्य रास्ते में उल्टियां करते दिखे। मीडिया को तो जैसे मसाला मिल गया। अखबारों और चैनलों ने इसे तोड़ मरोड़ कर सनसनीखेज खबर बना दिया। इस खबर से ब्रिटिश समाज में नैतिकता को लेकर बहस छिड़ गई। कई लोगों के लिए सेक्स पिस्टल्स एक सांस्कृतिक खतरा बन गए थे। तेजी से बढ़ते विवाद को देखते हुए EMI लेबल ने दबाव में आकर बैंड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब अखबारों और पत्रकारों ने बैंड को और भी भड़काऊ अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया। सेक्स पिस्टल्स अब सिर्फ एक बैंड नहीं, बल्कि हुल्लड़बाजी और बगावत का प्रतीक बन चुके थे। फरवरी में मैल्कम मैक्लॉरेन, जो अब तक बैंड को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि ग्लेन मैटलॉक अब बैंड का हिस्सा नहीं रहेंगे। मैक्लॉरेन ने वजह दी कि ग्लेन हमेशा पॉल मैकार्टनी की बात करता था। बाद में सामने आया कि असली वजह ये थी, ग्लेन की म्यूजिक स्टाइल और उनका बीटल्स प्रेम सेक्स पिस्टल के उग्र पंक रॉक अंदाज से मेल नहीं खाता था। अब एक नए बेसिस्ट की तलाश शुरू हुई, जो बैंड की सोच से मेल खा सके, और जल्द ही ये नया सदस्य मिल गया। ग्लेन मैटलॉक की जगह लेने के लिए चुना गया जॉन लाइडन का एक दोस्त, 19 साल का सिड विशियस। बचकाना, अस्थिर लेकिन बेहद अट्रैक्टिव, ऐसा था सिड। बैंड के बाकी सदस्यों को शुरू से ही वो पागल लगता था, लेकिन ये भी मानना पड़ा कि सेक्स पिस्टल्स को बिल्कुल उसी जैसे शख्स की जरूरत थी। सिड का असली नाम जॉन साइमन रिची था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था। टूटा हुआ परिवार, गरीबी और अकेलापन। उसका पिता, जो बकिंगम पैलेस में गार्ड और जैज ट्रम्बोनिस्ट था, उसने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। उसकी माँ एनी बेवरली बहुत संघर्ष के बाद परिवार चलाने के लिए ड्रग्स बेचने लगी। बाद में माँ बेटे लंदन के पूर्वी हिस्से में शिफ्ट हुए, जहाँ सिड की मुलाकात जॉन लाइडन से हुई। इसी दौरान सिड की माँ हेरोइन की लत में डूब गई। सिड को वेस्टमिनिस्टर किंग्सवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मदद की तलाश करनी पड़ी। वो कई बार आत्महत्या के विचारों के बारे में बात करता था, लेकिन मामला कभी गंभीरता से नहीं लिया गया और किसी ने भी उसकी सही मायने में मदद नहीं की। 16 साल की उम्र में सिड विशियस को घर से निकाल दिया गया और इसके बाद वो ज्यादातर सड़कों पर दोस्तों की मदद से गुजारा करने लगा। 17 साल की उम्र में एक अजीब घटना हुई। जॉन लाइडन के पास एक छोटा पालतू चूहा था, जिसका नाम भी सिड था। एक दिन उस छोटे से जानवर ने सिड रिची को काट लिया, जिस पर गुस्से में उसने कहा, सिड इज रियली विशियस। बस यही नाम उसके लिए हमेशा के लिए तय हो गया, सिड विशियस। हालांकि जॉन लाइडन उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन सिड एक और ग्रुप का हिस्सा था जिसे द जॉन क्वाड कहा जाता था, क्योंकि उसमें बाकी के 2 लोग भी जॉन नाम के थे। ये ग्रुप अक्सर पंक रॉक की दुकानों में घूमता रहता था, खासकर मैल्कम मैक्लॉरेन की दुकान पर। इस बीच जॉन लाइडन पहले ही द स्टैंड नाम की एक बैंड में शामिल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सिड के साथ सड़कों पर संगीत बजाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता। जहां जॉन लाइडन वायलिन बजाता, वहीं सिड गिटार पर हाथ आजमाता। उनका म्यूजिक एलिस कूपर जैसे कलाकारों के कवर गानों पर आधारित था, लेकिन अक्सर लोग उन्हें पैसे सिर्फ इसलिए देते थे ताकि वो बजाना बंद कर दे। 1976 में सिड ने फ्लावर्स ऑफ रोमांस नाम से एक बैंड बनाया, जहां वो गायक और सैक्सोफोनिस्ट था। इसमें कीथ लेविन भी शामिल थे, जो बाद में द क्लैश के संस्थापक बने। इसी दौरान
सिड ने रामोनेस के पहले एल्बम को सुनते सुनते बेस गिटार बजाना सीखा। उसी साल सिड विशियस 100 क्लब में सेक्स पिस्टल का एक शो देखने गया। वहां उसकी निक कैंट बैंड के पूर्व गिटारिस्ट से लड़ाई हो गई। कहा जाता है कि निक कैंट उसकी लाइन ऑफ साइट में आ रहे थे, जिससे गुस्से में सिड ने अपनी मोटरसाइकिल की चेन से उन पर हमला कर दिया। इससे निक के सिर में गहरी चोट आई और तेज खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं कराया। लेकिन कुछ समय बाद एक और ज्यादा गंभीर घटना हुई। द डैम बैंड के एक शो के दौरान सिड पूरी तरह शराब और ड्रग्स के नशे में था। उसने एक कांच का गिलास स्टेज पर फेंका, लेकिन वो सीधे स्टेज तक नहीं पहुंचा, बल्कि एक खंबे से टकराकर टूट गया और उसके टुकड़े एक लड़की के आंख में जा लगे, जिससे वो अंधी हो गई। इस घटना के बाद सिड विशियस को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका असर ये हुआ कि 100 क्लब ने पंक रॉक बैंड्स को बैन कर दिया। इसी माहौल में सिड विशियस को ऑफिशियली सेक्स पिस्टल्स का हिस्सा बना दिया गया। हालांकि उसका अतीत काफी हिंसक और अनियमित था, फिर भी उसकी पागलपन भरी शख्सियत बैंड के अराजक रवैये से मेल खाती थी। लेकिन फिर पहला ही रिहर्सल हुआ और एक गंभीर सच्चाई सामने आई। सिड विशियस संगीतकार के तौर पर बेहद एवरेज था। इस समय तक सेक्स पिस्टल सिर्फ एक बैंड नहीं रह गया था। अब उनकी पहचान संगीत से ज्यादा हिंसा, हुल्लड़बाजी और सनसनीखेज खबरों से जुड़ गई थी, जो सिड विशियस को भी महसूस होने लगा। अब उसका एक ही मकसद था, जब तक मौका है मस्ती करो। कुछ ही महीनों बाद वो लंदन पंक रॉक का एक चमकता सितारा बन चुका था। उसे वो सब कुछ मिलने लगा जो वो चाहता था, मीडिया का ध्यान, शोहरत, पैसा और बदनामी। लेकिन यह वही सिड नहीं था जो पहले हंसमुख और बेफिक्र था। अब उसकी जिंदगी का हर पहलू धीरे धीरे नशे और अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था। फिर उसकी मुलाकात हुई नैन्सी स्पंगन से। 19 साल की नैन्सी, जो न्यूयॉर्क की रहने वाली थी, एक सेक्स वर्कर और ड्रग एडिक्ट थी। सिड की तरह नैन्सी की भी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक थी। अपने बर्थ के समय से ही नैन्सी लगभग मर चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि शायद कोई गंभीर ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, लेकिन बचपन से ही उसके व्यवहार में असामान्यताएं दिखने लगी। वो एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी, जिसमें शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। नतीजा ये हुआ कि बचपन में ही उसे विशेष देखभाल की जरूरत पड़ी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका व्यवहार और भी आक्रामक और अनियंत्रित होता गया। नन्ही उम्र में ही वो हिंसक हो गई थी, लगातार रोती थी और अचानक चीखने लगती थी। जब नैन्सी सिर्फ 3 महीने की थी, तो एक डॉक्टर ने उसे बार्बिटूरेट नाम की दवा दी, जो आमतौर पर मिर्गी के इलाज के लिए दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद उसका व्यवहार अस्थिर और हिंसक बना रहा। आने वाले सालों में उसकी हरकतें और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो गई। जब वो 10 साल की थी, तो उसने अपनी केयरटेकर को कैंची से धमकाया और अपने मनोचिकित्सक पर हमला करने की कोशिश की। डॉक्टर ने उसके माता पिता को चेतावनी दी कि उसका व्यवहार ज्यादातर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत से प्रेरित था। 11 साल की उम्र में लगातार स्कूल न जाने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसे पेंसिल्वेनिया के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया। लेकिन थोड़े ही समय बाद नैन्सी वहां से भाग गई और आत्महत्या करने की कोशिश की। 15 साल की उम्र में उसे स्क्रिजोफ्रेनिया का रोगी घोषित कर दिया गया। हालांकि इन सब कठिनाइयों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और हाई स्कूल पूरा किया। 1974 में जब वो 16 साल की थी, उसे कोलोराडो यूनिवर्सिटी में बोल्डर में एडमिशन मिल गया। ऐसा लग रहा था अब उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो एक अंडरकवर पुलिस वाले से मैरिजुआना खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार हो गई। इसके कुछ ही महीनों बाद उसके हॉस्टल रूम में चोरी का सामान मिलने के कारण उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। नतीजा, उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अगले ही साल नैन्सी ने अपना माता पिता का घर छोड़ दिया और न्यूयॉर्क चली गई। वहां वो सड़कों पर रहने लगी और गुजारा करने के लिए सेक्स वर्कर का काम करने लगी। अजीब बात यह थी कि नैन्सी सिर्फ सेक्स वर्कर ही नहीं थी, बल्कि उसने एक एमेच्योर म्यूजिक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। इस दौरान उसने कई नामी बैंड्स के सदस्यों से दोस्ती कर ली, जैसे एरोस्मिथ, बैड कंपनी,
न्यूयॉर्क डॉल्स और रामोनेस। दिसंबर 1976 में द हार्ट ब्रेकर्स बैंड के साथ वो लंदन गई और वहां उसकी मुलाकात सेक्स पिस्टल से हुई। उसी रात उसकी पहली बार सिड विशियस से भी भेंट हुई। हालांकि उनका रिश्ता तुरंत शुरू नहीं हुआ। लगभग 1 साल बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन उस समय तक नैन्सी पूरी तरह हेरोइन की लत में डूबी हुई थी। वो भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर हो गई थी। इसका सीधा असर सिड पर पड़ा। उसने भी ड्रग्स का सेवन बढ़ा दिया और धीरे धीरे बैंड से दूर होने लगा। सेक्स पिस्टल्स के गायक जॉन लाउडन ने जल्द ही महसूस किया कि नैन्सी सिड पर बुरा असर डाल रही थी। उसने सिड को नैन्सी से दूर करने की कोशिश की। बाद में जॉन ने कहा कि नैन्सी सुसाइड की राह पर थी और वो सिड को भी अपने साथ खींच रही थी। सिड विशियस का पतन अब और भी तेजी से होने लगा। कुछ महीनों बाद सेक्स पिस्टल्स ने A&M रिकॉर्ड्स के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके लिए बकिंगम पैलेस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस इवेंट के दौरान सेक्स पिस्टल्स के सभी मेंबर शराब के नशे में धुत थे, लेकिन सिड विशियस ने तो और भी हदें पार कर दी। उसने एक बाथरूम का सिंक ही तोड़ दिया, जबकि जॉन लाइडन म्यूजिक लेबल के प्रतिनिधियों से झगड़ने में लगे थे। उसके कुछ ही दिनों बाद एक और विवाद हुआ। एक पब में सेक्स पिस्टल की किसी और बैंड से लड़ाई हो गई। इस झगड़े में जॉन लाइडन के एक दोस्तों ने A&M रिकॉर्ड्स के एक अधिकारी को धमकी दे दी। इस घटना के बाद A&M रिकॉर्ड्स ने सेक्स पिस्टल्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गॉड सेव द क्वीन नाम के गाने की 25,000 कॉपियां जो पहले ही बनाई जा चुकी थी पूरी तरह नष्ट कर दी गई। बाद में बैंड ने वर्जिन रिकॉर्ड्स के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिससे ये सिंगल आखिरकार रिलीज हो सका। लेकिन इस गाने की रिलीज को लेकर भी भारी विवाद हुआ। रिकॉर्ड फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस गाने की लिरिक्स और इसके एल्बम कवर पर आपत्ति जताई। कवर में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का चेहरा पार्शियल रूप से ढका हुआ था, जिसपे गाने का नाम और बैंड का नाम कटे फटे अक्षरों में लिखा गया था। इसके बोल भी बेहद उत्तेजक थे। वो इंसान नहीं है और इंग्लैंड के सपनों में कोई भविष्य नहीं है। इस सिंगल को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC सहित कई रेडियो और टीवी स्टेशनों से बैन कर दिया गया। इसके अलावा इसे कई इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशनों की प्लेलिस्ट से भी हटा दिया गया। लेकिन इसका नतीजा कुछ और ही निकला। ये ब्रिटेन के इतिहास का सबसे ज्यादा बैन किया गया गाना बना। गॉड सेव्स द क्वीन पर लगी पाबंदी सेक्स पिस्टल्स के लिए उल्टी साबित हुई। ये गाना जितना ज्यादा बैन हुआ, उतनी ही बैंड की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। हालांकि उसका म्यूजिकल प्रभाव थोड़ा दब गया, लेकिन सामाजिक प्रभाव को पंक आंदोलन की सबसे बड़ी जीत माना गया। इस विवाद का फायदा उठाते हुए सेक्स पिस्टल्स ने इस गाने की रिलीज रानी एलिजाबेथ द्वितीय के सिल्वर जुबली समारोह के दौरान करने की योजना बनाई और नतीजा सिर्फ 2 हफ्तों में 1.5 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक गई। गाने के प्रमोशन के लिए सेक्स पिस्टल्स ने लंदन के टेम्स नदी में एक नाव पर परफॉर्मेंस किया। इस दौरान उन्होंने वेस्टमिंस्टर पियर और पार्लियामेंट हाउस जैसे ऐतिहासिक जगहों के सामने प्रदर्शन किया। यह सीधा सीधा शाही परिवार और उनकी परंपराओं के खिलाफ एक चुनौती थी। सरकार की प्रतिक्रिया तुरंत आई। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शो को जबरदस्ती बंद करवा दिया और बैंड के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक गॉड सेव द क्वीन ब्रिटेन के म्यूजिक चार्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका था। इस घटना के बाद सेक्स पिस्टल्स के फैंस की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और कई नौजवान पंक मूवमेंट की ओर आकर्षित हुए। लेकिन हर कोई इस सफलता से खुश नहीं था। कुछ ही दिनों बाद इस्लिंगटन के पिगासुस पब में जॉन लाइडन पर एक सशस्त्र गैंग ने हमला कर दिया। इस हमले में जॉन लाइडन को गंभीर चोटें आई। उसके बाएं हाथ की नसें कट गई। कुछ ही समय बाद बैंड के दूसरे सदस्यों को भी अलग अलग मौकों पर हमलों का शिकार होना पड़ा। पहले हमले के सिर्फ 3 दिन बाद जॉन लाइडन को फिर से बेरहमी से पीटा गया। अब सेक्स पिस्टल्स को जनता का दुश्मन माना जाने लगा। वो स्थानीय गैंग्स के मुख्य निशाने पर आ गए थे। शो के दौरान दंगे और हिंसा न हो, इसलिए बैंड ने एक नई रणनीति अपनाई। अब वो अपने टूर डेट्स को गुप्त रखते थे और सिर्फ स्पॉट्स सेक्स पिस्टल्स ऑन टूर सीक्रेटली नाम से जानकारी साझा करते। इसी समय मैल्कम मैक्लारेन ने सेक्स पिस्टल्स पर आधारित एक फिल्म बनाने की योजना शुरू की।
इसके लिए कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई गई जिनमें टेम्स नदी पर हुए विवाद का भी फुटेज शामिल था। इन वीडियोस ने बैंड की छवि को और भड़काऊ बना दिया, जिससे फैंस का जोश और भी बढ़ गया। इस बीच सिड विशियस मानसिक रूप से और भी अस्थिर होने लगा। उसकी म्यूजिक स्किल्स बेहद कमजोर थी और अब ये सबको साफ दिखने लगा था। बैंड के बाकी सदस्य अब स्टूडियो में उसे शामिल करने से बचने लगे। इससे सिड चिढ़ने लगा, लेकिन साथ ही उसे नैन्सी के साथ वक्त बिताने का और समय मिलने लगा। नवंबर 1977 में सिड एक बैंड दे असल में शामिल होने पहुंचा, लेकिन वहां बैंड के 3 सदस्य गायब थे। ये पहली बार नहीं हुआ था, इस हफ्ते ऐसा कई बार हो चुका था। सिड विशियस अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगा। रिहर्सल बेहद जरूरी थे क्योंकि मैल्कम मैक्लारन बैंड के लिए 3 महीने की टूर तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैंड के सदस्यों की बेरुखी से यह साफ था कि सब कुछ सही नहीं चल रहा था। इस बीच सेक्स पिस्टल्स पर बनने वाली फिल्म को भी रोक दिया गया। इससे बैंड के कई सदस्य हताश हो गए, लेकिन सिड विशियस को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि ये फिल्म बैंड की असली पंक आत्मा को खत्म कर देगी। एक इंटरव्यू में उसने खुद को दुनिया की सबसे महान रॉक बैंड का बेसिस बताया। फिल्म के बारे में उसने कहा कि यह बकवास है, हमें बस टूर करने और परफॉर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन असलियत कुछ और थी। बैंड के लिए हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। फिर भी एक शो हुआ जिसमें सिड को मजा आया, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। जल्द ही बैंड की टूटी हुई स्थिति फिर से सामने आ गई। रिहर्सल में सदस्यों की लगातार गैर मौजूदगी और अनबन के कारण तनाव बढ़ता गया। फिर एक दिन सिड विशियस पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। लंदन के बेज वाटर में होटल एम्बेसडर में ठहरे हुए सिड ने तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी ने उसे आखिरी पल में रोक लिया। लेकिन सिड को यह अच्छा नहीं लगा। उसे नफरत थी कि किसी ने उसे रोक दिया। गुस्से में बेकाबू होकर सिड ने नैन्सी के बाल पकड़ लिए और बार बार उसका सिर दीवार पर दे मारा, इतनी जोर से कि वो लहूलुहान हो गई। जब नैन्सी बेहोश होने वाली थी, तब सिड अचानक शांत हो गया और रोने लगा। 2 घंटे बाद होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कमरे से आ रही अजीब आवाजें सुनी और दरवाजा खटखटाया। अंदर आकर देखा तो दीवार पर खून के धब्बे थे। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने नैन्सी से पूछताछ की और उसकी कुछ दवाइयां जब्त कर ली, लेकिन नैन्सी ने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। जल्द ही पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन मीडिया ने इस घटना को सनसनीखेज बना दिया। अब सेक्स पिस्टल्स की इमेज और भी ज्यादा विवादों में गिर गई थी। बैंड के लिए यह बहुत हो चुका था। अब उन्हें लगा कि नैन्सी से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। बैंड के आयोजकों ने एक योजना बनाई। नैन्सी को न्यूयॉर्क वापस भेजने का प्लान बनाया गया, लेकिन नैन्सी को इसकी भनक लग गई और उसने ये कोशिश नाकाम कर दी। इसी दौरान सिड विशियस और भी ज्यादा मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। अब उसने बैंड से पूरी तरह दूरी बना ली और नैन्सी के साथ ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में डूबने लगा। फिर भी सेक्स पिस्टल्स ने उसे टूर पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन समस्याएं पहले ही शुरू हो चुकी थी। जॉन लाइडन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उसे अमेरिका का वीजा मिलने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से अमेरिका में होने वाले कई शोज पहले ही कैंसिल कर दिए गए। टूर की शुरुआत में ही मेम्फिस में एक स्टॉप के दौरान सिड विशियस को ड्रग्स खरीदने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद वार्नर ब्रोस रिकॉर्ड लेबल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी पिटाई कर दी। एक शो में स्टेज पर जाने से पहले सिड ने एक रेजर ब्लेड से अपने सीने पर गिव मी अ फिक्स लिख दिया। बाद में उसने कहा, खुद को इस तरह चोट पहुंचाने से आत्महत्या नहीं हो सकती। मीडिया ने इस घटना को सनसनीखेज तरीके से उछाल दिया। सैन एंटोनियो में एक शो के दौरान सिड ने स्टेज पर जाकर दर्शकों को गालियां देना शुरू कर दिया। गुस्से में किसी फैन ने उस पर बियर की कैन फेंक कर मारी। इसके कुछ समय बाद सिड ने अपने बेस गिटार से एक दर्शक पर हमला कर दिया। डलास में जब वो हीरोइन की कमी से तड़प रहा था, तो उसने स्टेज पर चढ़ी एक फीमेल फैन के चेहरे पर खून थूक दिया। उस लड़की ने बिना सोचे समझे सिड के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। स्टेज से उतरते ही सिड ने एक फोटोग्राफर से झगड़ा कर लिया और फिर सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गया। इतना ही नहीं, उसने अपने ही बॉडीगार्ड से भी बहस छेड़ दी। आखिरकार उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसके पिछले झगड़ों में लगी चोटों का इलाज किया गया।
इसी बीच जॉन लाइडन पूरी तरह नशे की लत में डूब चुका था। अब वो हर समय ड्रग्स के नशे में रहता और खुद को भगवान समझने लगा था। बाद में गिटारिस्ट स्टीव जॉन्स और ड्रमर पॉल कुक ने बयान दिया कि सिड और जॉन लाइडन का साथ रहना असंभव हो गया था। अगर सिड आंखों से ओझल हो जाता तो जरूर कहीं कोई झगड़ा कर रहा होता। दूसरी ओर जॉन पूरी तरह अपनी दुनिया में खोया हुआ था। टूर शुरू होने के सिर्फ 7 शो बाद जॉन लाइडन और मेल्कम मैक्लारेन के बीच तनाव बढ़ गया। अब बैंड पूरी तरह बिखरने की कगार पर था। हालांकि सेक्स पिस्टल्स की ये अमेरिकी टूर कई शहरों में बेहद चर्चित थी, लेकिन तेजी से बिगड़ती स्थिति ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 17 जनवरी 1978 को मैन लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुआ, लेकिन सिड इतनी बुरी हालात में था कि उसे दोस्त की मदद से किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंचाया गया। वहां पहुंचते ही उसने वेलियम और मेथाडोन का खतरनाक मिश्रण लिया, जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच जॉन लाइडन उसे देखने अस्पताल गया और वही उसे एहसास हुआ कि सेक्स पिस्टल्स अब खत्म हो चुके थे। अगले ही दिन एक आखिरी शो हुआ बिना सिड विशियस के। स्टेज पर ही जॉन लाइडन ने घोषणा कर दी कि सेक्स पिस्टल्स अब टूट चुके हैं। इसके बाद वर्जिन रिकॉर्ड्स के प्रमुख रिचर्ड ब्रांसन ने जॉन लाइडन को लंदन वापस जाने की फ्लाइट के लिए टिकट दिलवा दी। इसके बाद के महीनों में सिड न्यूयॉर्क में नैन्सी के साथ रहने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह आत्मविनाश की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर सेक्स पिस्टल्स के बाकी बचे सदस्य अब मेल्कम मैक्लारेन की फिल्म के निर्माण में शामिल हो गए। ये फिल्म बैंड की पूरी कहानी को दिखाने वाली थी और इसमें सेक्स पिस्टल्स के अंत को मुख्य प्लॉट का हिस्सा बनाया गया। लेकिन जॉन लाइडन ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने मेल्कम मैक्लारेन और ग्लिटर बेस्ट, जो कि सेक्स पिस्टल की प्रबंधन कंपनी थी, उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी। उसने मेल्कम पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि रॉयल्टी ना चुकाना, जॉनी रॉटन नाम के अनाधिकृत उपयोग, अनुचित कानूनी शर्तें और बैंड की गतिविधियों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के कारण हुए नुकसान। इसी समय जॉन लाइडन ने एक नया बैंड बनाने का फैसला किया, जिसका नाम था पब्लिक इमेज लिमिटेड। इस बैंड में शामिल हुए सदस्य थे कीथ लिवेन, जो पहले द क्लैश के गिटारिस्ट थे, जा वोबल, जो जॉन के स्कूल फ्रेंड थे। कुछ ही समय में पब्लिक इमेज लिमिटेड का पहला सिंगल पब्लिक इमेज ब्रिटेन के टॉप 10 चार्ट में पहुंच गया। इसी दौरान सिड विशियस और नैन्सी स्पंगन ने न्यूयॉर्क के चेल्सी होटल में रहना शुरू कर दिया। अब नैन्सी ने सिड की मैनेजर की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। सिड ने सोलो करियर शुरू करने की कोशिश की। सितंबर 1978 में उसने एक एल्बम रिकॉर्ड किया, सिड सिंग्स। लेकिन जैसा कि सेक्स पिस्टल्स के इतिहास में पहले भी हुआ था, सिड ने खुद को फिर एक और अंधेरे हादसे की तरफ धकेल दिया। इस बार घटनाएं और भी डरावनी होने वाली थी। 12 अक्टूबर 1978 की सुबह चेल्सी पुलिस डिपार्टमेंट को होटल चेल्सी से एक इमरजेंसी कॉल मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो होटल स्टाफ ने बताया कि नैन्सी स्पंगन का शव उनके बाथरूम में पड़ा हुआ था। यह अपार्टमेंट नैन्सी और सिड विशियस दोनों का था। नैन्सी के पेट में गहरा और घातक घाव था। सिड होटल के गलियारों में नशे में धुत बेहोशी की हालत में घूम रहा था। होटल के स्टाफ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिड की गिरफ्तारी सार्जेंट थॉमस किलरॉय ने की। पूछताछ के पहले दौर में सिड ने कबूल किया कि दोनों के बीच रात को झगड़ा हुआ था। उसने ये भी कहा कि उसने नैन्सी को चाकू मारा, लेकिन उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब वो थोड़ी देर में होश में आया और आधिकारिक बयान देने ले जाया गया तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद जांच शुरू हुई। गवाहों ने बताया कि घटना से एक रात पहले सिड और नैन्सी ने अपने कमरे में एक पार्टी रखी थी। कई लोगों से पूछताछ हुई और सभी ने इस बात की पुष्टि की कि सिड ने भारी मात्रा में ड्रग्स ली थी। 30 गोलियां टूनेल, जो एक तेज असर करने वाली नींद की दवा थी। इतनी मात्रा में नशा लेने के बाद ये पहचानना मुश्किल हो गया कि उस रात उनके कमरे में कौन कौन आया और कौन गया। कुछ गवाहों ने दावा किया कि सुबह के 5 बजे तक नैन्सी जिंदा थी। उनका कहना था कि सिड इतनी नशे की हालत में था कि उसके लिए किसी को मारना संभव ही नहीं था। लेकिन सिड की शुरुआती कबूलनामे के कारण उसे सेकेंड डिग्री मर्डर के आरोप में
औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू उसी अपार्टमेंट में मिला। ये जैगुआर K11 मॉडल था जिसे नैन्सी ने कुछ दिन पहले सिड को गिफ्ट के तौर पर खरीदा था। अब जब मुख्य संदिग्ध सिड जेल में था, मैल्कम मैक्लारन ने उसके लिए बड़े वकीलों को हायर करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने केस लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार मैल्कम की कंपनी के वकील जिम मरबर्ग ने किसी तरह सिड को $50,000 की जमानत दिलवाई। यह रकम वर्जिन रिकॉर्ड्स सेक्स पिस्टल्स के रिकॉर्ड लेबल ने दी, लेकिन उसकी रिहाई की कुछ शर्तें थी। सिड को न्यूयॉर्क में ही रहना था, हर दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी थी। रिहाई के बाद सिड फिर से होटल चेल्सी लौट गया। अब वो अपनी माँ एनी बेवर्ली और मैल्कम मैक्लारन की देखरेख में था। दोनों को यकीन था कि सिड निर्दोष है। सिड के वकील ने एक नई बचाव रणनीति तैयार की, जिसमें बताया गया कि यह हत्या नहीं बल्कि डकैती के दौरान हुई हत्या है। थ्योरी ये थी कि चाकू उसी दराज में रखा था जहां सिड और नैन्सी ने अपना पैसा रखा था। मैल्कम मैक्लारन और सिड के वकील ने दावा किया कि किसी पार्टी में आए मेहमान ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी ने उसे पकड़ लिया, जिसमें उसकी हत्या हो गई। इस थ्योरी को मजबूत करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया गया। साथ ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट स्टीफन टाइच को बुलाया गया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सिड पूरी तरह मानसिक रूप से बिखरा हुआ लग रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो वो बार बार टीवी स्क्रीन को घूर रहा था और बेतुकी बातें कर रहा था। डॉक्टर के अनुसार सिड गहरे मानसिक आघात में था। ड्रग्स के प्रभाव ने उसकी स्थिति और भी बिगाड़ दी थी। वो अकेले नहीं रह सकता था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। कुछ ही घंटों बाद सिड ने आत्महत्या की कोशिश की। उसने एक टूटी हुई लैम्प से अपनी कलाई काटने की कोशिश की। इमरजेंसी मेडिकल टीम पहुंची तो सिड ने खिड़की से कूदने की भी कोशिश की। आखिरकार उसे बेलीव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क के एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। 26 नवंबर को सिड को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो फिर से होटल चेल्सी लौट आया। अब तक जॉन लाइडन को भी इस पूरी घटना के बारे में पता चल चुका था। उसने सिड से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैल्कम मैक्लारन ने यह होने नहीं दिया। 2 दिन बाद सिड ने पत्रकार बर्नार्ड क्लार्क को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान जब सिड विशियस से नैन्सी स्पंगन की मौत के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, नैन्सी हमेशा कहती थी कि वो 21 साल की होने से पहले मर जाएगी। जब पत्रकार बर्नार्ड क्लार्क ने उससे पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ होना चाहोगे, तो सिड ने सीधे जवाब दिया, मैं जमीन के नीचे होना चाहूंगा। क्रिसमस नजदीक आ रहा था और सेक्स पिस्टल के बचे हुए सदस्य एक क्रिसमस एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए फिर से इकट्ठा हुए, जिसका मकसद सिड की कानूनी लड़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना था। साथ ही शी इज डेड आई एम अलाइव लिखी हुई टी शर्ट भी बेची जाने लगी। इस दौरान सिड ने कई नई महिलाओं के साथ संबंध बनाए, जिनमें जूडी नाइलॉन, एक पंक आर्टिस्ट, कोनी ग्रीप और मिशेल रॉबिन्सन शामिल थी। ये सभी ड्रग्स की लत से जूझ रही थी। 5 दिसंबर को सिड न्यूयॉर्क की हुरा नाइट क्लब में एक पार्टी में गया। वहां बैंड स्काईफिश परफॉर्म कर रहा था। पार्टी के दौरान सिड ने बैंड की ड्रम टेक्नीशियन तारा से फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सिड की हरकतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया तो सिड ने गुस्से में उसे जोर से चुटकी काट ली। तारा के बॉयफ्रेंड रॉड स्मिथ ने यह देखा और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सिड ने बियर की एक बोतल तोड़ दी और टॉड पर हमला कर दिया। टॉड के चेहरे पर गहरी चोट आई, जिसके लिए 5 टाके लगाने पड़े। पुलिस को बुलाया गया और सिड विशियस को हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेशी के दौरान जज ने फैसला सुनाया कि सिड ने अपनी जमानत की शर्तें तोड़ी है, इसलिए उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार उसे सीधे हिरासत में नहीं डाला, बल्कि उसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए भेजा गया। 1 महीने बाद वो फिर अदालत में पेश हुआ। अब उसे $10,000 की नई जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बार उसकी रिहाई की शर्तें थोड़ी बदली हुई थी। अब उसे हर हफ्ते सिर्फ 3 बार पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन अब उसे किसी भी नाइट क्लब में जाने से मना कर दिया गया था। उसे राइकर्स आइलैंड के जेल में एक डिटॉक्स प्रोग्राम पूरा करना पड़ा।
सिड की बचाव टीम ने इस मामले को उसके पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनका तर्क था कि घटना सिड की इंसानियत दिखाती है और वो सिर्फ एक खोया हुआ लड़का था, कोई खतरनाक अपराधी नहीं। सिड की मां एनी बेवरली ने मीडिया से कहा, अब लोग देखेंगे कि मेरा बेटा असल में एक अच्छा लड़का था। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि घटनाएं अब और भी बुरा मोड़ लेने वाली थी। 1 फरवरी 1969 की सुबह सिड विशियस को रिकर्स आइलैंड जेल से रिहा कर दिया गया, जहां उसने अपना डिटॉक्स प्रोग्राम पूरा किया था। जेल से छूटते ही वो मैनहट्टन चला गया। वहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त पीटर कोडिक से हुई। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद सिड ने पीटर से ड्रग्स लाने के लिए कहा। पीटर ने $200 की हेरोइन खरीदी और उसे उस अपार्टमेंट में ले गया जहां सिड रह रहा था। उस समय सिड की मां एनी बेवरली वहां मौजूद थी। उसके अलावा मिसफिट्स और द हार्ट ब्रेकर्स बैंड के कुछ सदस्य भी वहां मौजूद थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिकांश लोग वहां से जाने लगे, क्योंकि अपार्टमेंट में ड्रग्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था। अपार्टमेंट की मालकिन मिशेल रॉबिन्सन भी वहां मौजूद थी। रात के लगभग 11 बजे मिसफिट्स के मेंबर जेरी ओनली ने देखा कि सिड बेहोशी की हालत में सो रहा था। उसने सिड को जगाने की कोशिश की, लेकिन सिड की मां ने उसे कंबल से ढक दिया और कहा कि वो ठीक है। जेरी को यह अजीब लगा, लेकिन वो ज्यादा दखल देना नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद पीटर गेवल ने सिड को 4 बार्बिचुरेट की गोलियां दी ताकि वो सो सके। धीरे धीरे सभी मेहमान वहां से चले गए। अगली सुबह एनी बेवरली और मिशेल रॉबिन्सन ने सिड को मृत पाया। जल्द ही एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचे सिड पहले ही मर चुका था। मौत का कारण हेरोइन की ओवरडोज था, लेकिन सिड की मां का कहना था कि यह महज एक दुर्घटना नहीं थी। सिड विशियस की मां एनी बेवरली के मुताबिक सिड की जैकेट में एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि उसने नेसी स्पिंगन के साथ आत्महत्या का वादा किया था और मरने के बाद उसके साथ ही दफन होना चाहता था। नैन्सी की बहन डेबोरा स्पंगन ने भी ये कन्फर्म किया कि सिड ने डिटॉक्स के दौरान एक चिट्ठी भेजी थी। उसमें उसने कहा था कि उसने नैन्सी से वादा किया था, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी अपने आप को खत्म कर दूंगा। ये वादा उनके रिश्ते का आखिरी कमिटमेंट था। लेकिन एक दिक्कत थी। नैन्सी को पेंसिल्वेनिया के एक यहूदी कब्रिस्तान में दफनाया गया था और यहूदियों के रीति रिवाजों के अनुसार एक गैर यहूदी को वहां दफनाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए सिड विशियस का अंतिम संस्कार न्यू जर्सी में किया गया। उसकी मां एनी ने नैन्सी के परिवार से रिक्वेस्ट की कि वो सिड की राख को उसकी कब्र पर बिखेर सके, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। फिर भी एनी और कुछ दोस्तों ने चुपचाप नैन्सी की कब्र के पास एक दीवार से उसकी राख बिखेर दी। सिड विशियस की मौत के बाद इस पूरी घटना को लेकर कई विवादित थ्योरी सामने आई। अब भी ये मामला पंक रॉक इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि सिड की मौत एक एक्सीडेंटल ओवरडोज थी, जबकि दूसरों का मानना था कि भले ही सिड और नैन्सी का रिश्ता उग्र और हिंसक था, लेकिन सिड कभी खुद को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सिड विशियस की मौत कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में बनी रही। मीडिया ने सिर्फ उसकी मौत ही नहीं, बल्कि उसके और नैन्सी के जहरीले रिश्तों को भी जमकर बुनाया। अगले साल सिड का अधूरा सोलो एल्बम रिलीज किया गया। इसका कवर काफी विवादास्पद था। इसमें वो तस्वीरें थी जिसमें सिड का शव उसके अपार्टमेंट से निकाला जा रहा था, लेकिन एल्बम को पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिला। सिड विशियस को पंक आइकॉन के रूप में स्थापित कर दिया गया। समय के साथ कई कलाकारों और गीतकारों ने सिड की छवि को पंक रॉक की सच्ची आत्मा के रूप में पेश किया, एक दुबला पतला, विद्रोही और बेकाबू रॉक स्टार। लेकिन जॉन लाइडन, सेक्स पिस्टल्स के पूर्व गायक, इससे सहमत नहीं थे। उसने कहा, सिड में जो भी अच्छा था वो उसी दिन खत्म हो गया जब वो बैंड में आया। जॉन का मानना था कि सिड विशियस बैंड में खुद को अजनबी महसूस करता था, क्योंकि वो बाकी सदस्यों की तरह अच्छा संगीतकार नहीं था। 1986 में सिड एंड नैन्सी ओ अमोर माता नाम की फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म ने सिड और नैन्सी की कहानी को एक भावनात्मक और लगभग मासूमियत भरे अंदाज में दिखाया। हालांकि कुछ फैंस और आलोचकों को ये पसंद आया,
तो कुछ ने इसे हकीकत से बहुत दूर बताया। 10 साल बाद सिड विशियस का मशहूर गिटार फेंडर प्रिसीजन बास बैंड के पूर्व सदस्य ट्यू जॉन्स ने खरीद लिया। इसके लिए उसने $2000 चुकाए। इसके बाद सिड का एक प्रसिद्ध सूट $11,000 में नीलाम हुआ। 2006 में सेक्स पिस्टल्स को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, लेकिन बैंड के बचे हुए मेंबर्स ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। हाल ही में जनवरी 2021 में एफएक्स नेटवर्क्स ने सेक्स पिस्टल्स पर आधारित एक नई सीरीज की घोषणा की। अगले साल ये रिलीज हुई, जिस पर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। जॉन लाइडन ने इस शो की कड़ी आलोचना की और इसे अपमानजनक करार दिया। रिलीज के बाद जॉन ने निर्माताओं पर मुकदमा भी किया ताकि सेक्स पिस्टल्स के गानों का इस्तेमाल रोका जा सके, लेकिन वो केस हार गया। इसके अलावा नैन्सी स्पंगन की हत्या को लेकर विवाद और अटकलें बने रहे, क्योंकि सिड की मौत के साथ ही पुलिस ने यह केस बंद कर दिया था। कई सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। 2007 में लेखक फिल स्ट्रॉन्गमैन ने एक नई थ्योरी पेश की। उनके मुताबिक नैन्सी की हत्या सिड ने नहीं बल्कि रॉकेट्स रेडग्लेयर ने की थी। रॉकेट्स रेडग्लेयर एक अभिनेता और ड्रग डीलर था जो उस रात पार्टी में मौजूद था। थ्योरी के अनुसार रॉकेट्स को पता था कि सिड और नैन्सी ने एक दराज में बड़ी रकम छुपा रखी थी। संभावना है कि रॉकेट्स चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैन्सी ने उसे रोक लिया। इस संघर्ष में उसने नैन्सी पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और इस तरह सिड विशियस और नैन्सी स्पंगन की मौत पंक रॉक हिस्ट्री के सबसे रहस्यमय और दुखद कहानियों में से एक बन गई। रॉकेट्स रेडग्लेयर ने सार्वजनिक रूप से नैन्सी स्पंगन की हत्या में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ करीबी लोगों का दावा था कि उसने कई बार यह स्वीकार किया था कि हत्या उसी ने की थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि रॉकेट्स की छवि एक बड़बोले इंसान की थी। वो अक्सर ध्यान आकर्षित करने के लिए कहानियों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता था, इसलिए उसे एक भरोसेमंद संदिग्ध नहीं माना गया। फिल स्ट्रॉन्गमैन की किताब में एक और संदिग्ध का जिक्र था, नियॉन लियोन, एक पंक आर्टिस्ट जो उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। नियॉन लियोन के पास सिड विशियस के कुछ सामान मिले थे, जिनमें उसकी लेदर जैकेट भी शामिल थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने दावा किया कि सिड ने खुद उसे ये चीज तोहफे में दी थी। इसके बाद नियॉन ने पुलिस को ये चीजें वापस कर दी, लेकिन नियॉन लियोन पर संदेह और गहरा हो गया जब ये पता चला कि उसने किसी करीबी को बताया था कि वो असली हत्यारे को जानता है। हालांकि उसने कभी किसी का नाम नहीं लिया। बाद में नियॉन लियोन ने इस दावे को पूरी तरह नकार दिया। दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि हत्या सिड विशियस ने की थी। जो लोग सिड और नैन्सी के करीब थे उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते में हिंसा आम बात थी। ये इतनी सामान्य हो गई थी कि लोग इसे नॉर्मल मानने लगे थे। सिड आमतौर पर पब्लिक में शांत और विनम्र नजर आता था, लेकिन नैन्सी ने जॉन लाइडन की पत्नी नोरा फॉस्टर को यह बताया था कि सिड अक्सर उसे मारता पीटता था। इसके अलावा नैन्सी की मां ने पुलिस को बताया कि एक बार नैन्सी ने खुद कबूल किया था, मेरे शरीर पे जो चोटों के निशान हैं वो किसी बाहरी शख्स के नहीं बल्कि सिड के हैं। पहले नैन्सी अक्सर कहा करती थी कि ये चोटें किसी अजनबी की वजह से हुई थी, लेकिन सच कुछ और था। हालांकि कुछ गवाहों ने बताया कि नैन्सी भी सिड के साथ हिंसक होती थी। वो न सिर्फ अपशब्द कहती थी बल्कि कई बार सिड पर हाथ भी उठाती थी। ऐसे में उनका रिश्ता एक विनाशकारी बम की तरह था जो किसी भी वक्त फट सकता था। हत्या की रात शायद कोई झगड़ा हुआ और गुस्से में सिड ने नैन्सी पर चाकू से वार कर दिया। उस दौर में पुलिस भी यही मान रही थी कि सिड ही कातिल था, जिसका आधार था सिड का शुरुआती कबूलनामा, नैन्सी का शव जिस स्थिति में मिला, हत्या में इस्तेमाल चाकू की लोकेशन, उन दोनों का हिंसक और आत्मविनाशकारी रिश्ता। लेकिन चूंकि ये मामला कभी आधिकारिक रूप से बंद नहीं किया गया, नैन्सी स्पंगन की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है और सिड विशियस इस केस का सबसे संभावित संदिग्ध बना रहा। कुछ लोगों का मानना है कि सिड की पंक रॉक आइकॉन की छवि के कारण उसकी दोष मुक्ति की संभावना बनी रही। सिड विशियस की मौत भी 70 के दशक की संगीत दुनिया की उन दुखद घटनाओं में से एक बन गई जो अतिरेक और आत्मविनाश से भरी हुई थी। एक ऐसा सितारा जो अपनी चमक के साथ
खुद को भी जला बैठा।